नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विश्वा एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2026-27 के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास। आज की इस क्लास को हम कवर करेंगे संपूर्ण आधुनिक इतिहास, कंप्लीट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आज की क्लास में हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के उन चुनिंदा सवालों को हल करेंगे जो पिछले कई वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना है क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। लेखपाल के लिए एक रामबाण साबित होगी। तो ये आपकी सबसे बेहतरीन रिवीजन क्लास होने वाली। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी आए थे। तो देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगुआड़ा किला किस राज्य में स्थित है? तो अगुआड़ा किला जो है वो गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गोवा राज्य। थोड़ा इसके बारे में जान लेंगे। अगुआड़ा किला गोवा राज्य में स्थित है। इसका निर्माण पुर्तगालियों द्वारा मांडोवी नदी के किनारे किया गया था। इसे मराठा और डच आक्रमणों से बचाने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में VOC यानी वेरिनिगड़े ऊस्ट निडिसे कंपेंगी यानी इस कंपनी का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में VOC का गठन जो 1602 में किसने किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। किसने किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के पश्चिम बंगाल के हुबली जिले के बंदेल शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1599 में की गई थी। यह भारत का सबसे पुराने चर्चों में से एक है। इसे चर्च को द बेसिलिका ऑफ द होली रोजरी के नाम से भी जाना जाता है। वास्को डी गामा का मकबरा भारत के किस स्थान पर स्थित है? तो वास्को डी गामा का मकबरा कोच्चि, केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो स्वाली का युद्ध 1612 में हुआ था। स्वाली का युद्ध 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में हुआ। इस युद्ध में पुर्तगाली सेना पराजित हुई थी। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक किस वर्ष भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो ये आया था 20 मई 1498 को। 20 मई 1400 को। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचिल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो ये आपके थे मार्तंड वर्मा। अनीजन तिरुनाल मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के राजा थे। इन्होंने 1741 में कोलाचिल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। इन्होंने अपनी सेना को पश्चिमी देशों की तर्ज पर प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित कर शक्तिशाली और आधुनिक बनाया था। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो वेल्लोर विद्रोह जो 10 जुलाई 1806 में हुआ था। वेल्लोर विद्रोह 10 जुलाई 1806 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मद्रास राज्य के वेल्लोर शहर में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों ने बड़े पैमाने पर हिंसक विद्रोह का ये पहला उदाहरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये आपका 1809 में। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। संधि की शर्तों के अनुसार जो सतलज नदी के दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई थी। सतलज के पूरब जो था वो अंग्रेजों के पास था और जो पश्चिम में था वो रणजीत सिंह के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? तो बक्सर के युद्ध के बाद जो 26 लाख रुपए अंग्रेजों को देना पड़ता था। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो ये क्या था आपका? मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, यह डचों का उपनिवेश था। जबकि अन्य सभी क्या है? पुर्तगालियों के उपनिवेश थे। बम्बई, हुगली, चौल। और अन्य पुर्तगाली उपनिवेश देख लेंगे, दीव, दमन, बेसिन, बॉम्बे, गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोचीन, कोलंबा, गैले, सतारा, नागपट्टनम आदि। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? तो भारत में काजू का प्रथम परिचय पुर्तगालियों ने कराया था। और ध्यान दे लेंगे भारतीय कृषि में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है। भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल और शरीफा इत्यादि पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया था।
पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया? तो पहली 1616 ईस्वी में डेनमार्क की जो कंपनी आई थी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा के मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत था। बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि की, जिसकी मुख्य शर्तें क्या थी? अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा के किले को लेकर मुगल सम्राट को दिए जाएंगे। कंपनी 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मुगल सम्राट को देगी। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेंगे। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? तो ये 1498, 20 मई 1498। नेक्स्ट देखते हैं मराठा साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने के लिए से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? तो ये किसका नियंत्रण था? मराठाओं का। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले मराठाओं का सत्ता पर नियंत्रण था। जल्दी से देखेंगे, और अगर किसी को पूरा फुल डिटेल में पढ़ना होगा तो मैं इसका PDF जो है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार के द्वारा संभाल ली गई थी, जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। तो ये आगे कौन थे? ये थे चित्तपावन ब्राह्मण। निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध में मिलान करें। सिंधिया, इंदौर, होलकर, नागपुर, गायकवाड़, उज्जैन, भोसले, बड़ौदा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये सिंधिया जो थे वो कहाँ के थे? ये उज्जैन के थे। सिंधिया ये कहाँ के थे? उज्जैन के। होलकर कहाँ के थे? ये आपके थे इंदौर के। और थर्ड गायकवाड़ कहाँ के थे? ये आपके थे बड़ौदा के। और भोसले कहाँ के? नागपुर के। तो इस हिसाब से कौन सा होगा? पहले का सी किस में दिया है? बी में, डी में, और दूसरे का ए। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ के थे? सिंधिया उज्जैन के थे, होलकर इंदौर के, गायकवाड़ बड़ौदा के, भोसले नागपुर के। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? तो ये राजधानी बना था आपका पूना या पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार गुरिल्ला रणनीति थी? तो ये किसकी थी? मराठाओं की। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? तो ये थे आपके शिवाजी। शिवाजी के लिए 8 या अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था, जो मंत्रियों का एक समूह था। 8 मंत्रियों का एक समूह था। ये कौन कौन से होते थे? एक बार देख लेंगे। पेशवा या प्रधानमंत्री, आमात्य अथवा मंत्री अथवा वकियानवीस, सचिव अथवा सुरनवीस, सुमंत अथवा दबीर, सेनापति, सर ए नौबत, पंडित राव, न्यायाधीश। ये 8 होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, या फिर इसके हिसाब से हो जाएगा निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो ये आपके थे संत तुकाराम। कौन थे? संत तुकाराम। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हो गया? तो ये औरंगजेब के शासन में मुगलों और मराठाओं के बीच द्वंद्व या युद्ध प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट चैप्टर, स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल, पंजाब, अवध। कानपुर का निर्माण अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का जो निर्माण है कई गांवों को मिलाकर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गांव उन गांवों में से एक नहीं था? देखिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कानपुर का गठन अवध के शासन के जो था वो उसमें सीमामऊ भी था, कुरसाम भी था, पटकापुरा भी था, बिठूर था। क्या था? बिठूर। तो इन गांवों में सीमामऊ, कुरसाम, पटपुरा एवं जूही गांव शामिल थे, जबकि बिठूर इसमें शामिल नहीं था। कानपुर के मूल नाम जो था वो क्या था? कानपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य का पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था?
तो ये कहाँ पे था, ये सबको पता, अवध में। अवध में भारत के अवध राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था। इसने 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये आपके कौन थे, ये थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात 1792 ईस्वी में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था? तो ये आपका हुआ था गंगाधर राव के साथ। किसके साथ? गंगाधर राव के साथ। सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो ये हुआ था आपका प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में सिराज उद दौला और अंग्रेजों के मध्य। बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। वांडीवास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी सेना के मध्य। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है? तो ये जो श्रीरंगपट्टनम है ये आपका मैसूर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो ये मांगी थी टीपू सुल्तान ने। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, वह जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो ये पराजित किया था टीपू सुल्तान को। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब बना? अवध का प्रथम नवाब कौन था? सआदत खां। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो सिराजुद्दौला को किसमें हराया था? 1757 के प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1757 में लड़ा गया। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत ब्रिटिश काल की पंचायत प्रणाली में पहचान की गई प्रमुख कमियों में से एक क्या थी जिसके कारण स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज प्रणाली में सुधार हुए? तो ये आपका क्या था? स्थानीय अभिजात वर्ग के पास सत्ता का अधिक केंद्रीकरण, कमजोर कानूनी ढांचा और लोगों का गैर प्रतिनिधित्व, अप्रभावी कृषि नीतियां, भ्रष्टाचार का उच्च स्तर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका क्या था? एक कमजोर कानूनी ढांचा और लोगों का गैर प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो ये आपकी अंग्रेजी भाषा थी। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है? तो ये क्या था आपका? रेलवे। सबसे पहली बार रेल कहाँ चली थी? ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया था बंगाल और बिहार में। इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल और बिहार में शुरू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था या समझौता था जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। कब? 22 मार्च 1793 को। इस व्यवस्था के तहत लगान का 10/11 भाग सरकार का तथा 10/11 भाग सरकार का तथा 1/11 भाग जमींदारों को निश्चित किया गया था। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग में विस्तृत थी। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो हड़प नीति सबसे ज्यादा कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1848 से 1856 तक। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए राज्य हड़प नीति या विभक्त का सिद्धांत अपनाया, जिसके तहत प्रथम राज्य सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर एवं अवध का विलय किया। डलहौजी के समय ही प्रथम रेल मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में चलाई गई थी।
ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार। तो ये कब हुआ था? ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। कब आया था? 1909 में। इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। 1909 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस एक्ट के तहत केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई तथा मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई। ये सबसे पहली बार किया गया था मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन। किसके द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा 1909 में, जो कालांतर में भारत के लिए विभाजन का आधार यही बनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की। लेकिन स्थापित कब हुआ? तो 26 जुलाई 1774 को हुआ। 26 जुलाई 1774 को याद रखेंगे। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चली? ये भी मैंने बताया था 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य। कौन था उस समय? लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर जनरल। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है की बार, क्योंकि जनगणना होने वाली है। इस बार को मैं थोड़ा भी बहुत बताऊंगा भी आपको। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। और इस किसके शासनकाल से? लॉर्ड मेयो के। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से हुई, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। और 2011 वाली जो जनगणना थी वो 15वीं थी। और अभी 2026 वाली जो जनगणना है, ध्यान रखेंगे, वो आपकी 16वीं है। कुल ये 16वीं है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात ये कौन सी होगी? ये 8वीं होगी। ठीक है, याद रखेंगे। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? ये दादा भाई नौरोजी ने किया। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिशकालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, राजनैतिक और सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। उन्होंने 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने, भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने और ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। और 1895 में यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ द कॉमन्स के सदस्य भी थे। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो ये आपका मैसूर था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? वो हैदराबाद का निजाम था। और दूसरा कौन था? वो था मैसूर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो ये आपकी दस्तक प्रणाली। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था कायम थी, उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था तथा फसल का एक भाग सरकार को दे दिया जाता था। लेकिन वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। यद्यपि 1771 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रचलित पुरानी भू राजस्व प्रणाली को जारी रखा, परंतु कंपनी ने भू राजस्व की दरों में वृद्धि कर दी। मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार के भू राजस्व पद्धतियां लागू की। जमींदारी पद्धति 1793 ईस्वी में, रैयतवाड़ी 1792 ईस्वी में, महलवाड़ी 1822 ईस्वी में, जबकि दस्तक कोई भू राजस्व प्रणाली नहीं है। तो जमींदारी भी अंग्रेजों की थी, महलवाड़ी भी थी, रैयतवाड़ी भी थी, लेकिन दस्तक कोई प्रणाली नहीं थी। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका शारदा अधिनियम के। शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल, लड़कों की उम्र 18 साल तय की गई। इसके बाद में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। 1929 में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों के बाल विवाह निषेध कानून प्रभाव में आया। इन्हीं के नाम पर शारदा अधिनियम कहा जाता है। तो किसके नाम पर? हरविलास शारदा। कौन थे? शिक्षाविद थे हरविलास शारदा, अजमेर के थे। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो ये आपका था कहाँ? बॉम्बे में। कहाँ पे था? बॉम्बे में। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15 या 1856 भी कहा गया, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड किसके द्वारा पारित किया गया?
कौन था गवर्नर जनरल? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ। 1891 में बी.एम. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार इतने वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। तो कितने? ये आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष से कम की जो लड़कियां थी उनका विवाह नहीं किया जा सकता था। 1795-1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों में घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? ये कन्या हत्या को अवैध घोषित किया। कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिया। हंटर आयोग 1882 में आया था और 1854 के पश्चात देश में शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों उसकी प्रगति की समीक्षा करना था। हंटर आयोग का कार्य केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित था, प्राथमिक और माध्यमिक के लिए। भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये आपको दिया जाता है ब्रिटिश शासकों को। किसको दिया जाता है? ब्रिटिश शासकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो महलवाड़ी प्रणाली जो थी वो उत्तर प्रदेश से लागू की गई थी। महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत में लागू थी, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। महलवाड़ी व्यवस्था, महल का तात्पर्य जागीर या गांव से होता है। ग्राम या महल का आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई। हार्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता थे। 1819 में प्रतिवेदन में महलवाड़ी व्यवस्था का उल्लेख है। 1822 में इसे लागू किया। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुआ था आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपका विनोबा भावे। भूदान या ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? ये विनोबा भावे के द्वारा सन 1951 में शुरू किया गया। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। यह एक किसान आंदोलन था। यह आंदोलन में सरदार पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया था तथा आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो ये बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र अवध कृषक आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र थे। ये मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्होंने जमींदारी के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल की। ये सन्यासी वेश में रहकर सभाएं आयोजित करने लगे। रामचरितमानस के पाठ द्वारा किसानों को जागृत संगठित किया। इन्हीं के प्रयास से अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में एक समानांतर संगठन अवध किसान सभा का गठन किया गया। 1857 का विद्रोह देखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की सूची, उनकी भूमिकाओं का उल्लेख दिया गया है। देख लेंगे इसमें कौन कहाँ से था। तो देखिए, नाना साहब कहाँ से थे? नाना साहब कानपुर से थे। कारो भगत रानीपुर से थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह आगरी व्यक्तित्व फैजाबाद। खान बहादुर खान 1857 का विद्रोह के दौरान निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की सूची का मिलान दे रखा है। सूची 1 से सूची 2 का करना है, देख लेते हैं। क्या दे रखा है? नाना साहब ने कहाँ से किया था? ये कानपुर से किया था। कारो भगत ने कहाँ से किया था? ये रानीपुर से किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ये फैजाबाद से था। खान बहादुर खान ये कहाँ से थे? ये बरेली से थे। तो ये चारों सही दे रखे हैं। तो क्या जगह? पहले का पहला, बी का सेकंड, ये कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से थे। कारो भगत कहाँ से थे? रानीपुर से थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह कहाँ से थे? फैजाबाद से थे। और खान बहादुर खान कहाँ से थे? बरेली से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? तो ये की गई थी किसके? सिपाहियों के द्वारा। किसके द्वारा? सिपाहियों के द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। अंग्रेजों ने भारत में लोगों की पारंपरिक और धार्मिक सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया। जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो अभी किसने? नाना साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो किस स्थान पर था? ये कहाँ पे था? ये था आपका बैरकपुर छावनी में थे। कहाँ पे थे? बैरकपुर छावनी में थे। की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। तो ये कहाँ की रानी थी? ये थी रामगढ़ की रानी अवंतीबाई। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई। निम्नलिखित में से देखना है भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में। इसे सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटनी के नाम से भी जाना जाता है। यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से शुरू किया गया था। यह दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ में व्यापक रूप से फैला हुआ था। तो ये कहाँ से? बैरकपुर से शुरू हुआ था। ये तो बी वाला तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ए और सी सही है किंतु बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ छावनी 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी 29 मार्च, ये शुरुआत हुई थी आपका 10 मई 1857 को। कब शुरुआत हुई थी? 10 मई 1857 को। 29 मार्च 1857 को कहाँ शुरुआत हुई थी? बैरकपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी? 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों की सहायता नहीं प्रदान की थी? तो ये आपकी अवध की बेगम हजरत महल ने। अवध की बेगम हजरत महल ने। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो ये कौन थी? बेगम हजरत महल ने। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों के पर आपत्ति थी? तो ये थी एनफील्ड की। किसकी थी? एनफील्ड की। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। कहाँ पे फांसी दी थी? इनको फांसी दी थी शिवपुरी में। कहाँ पे दी थी? शिवपुरी में। शिवपुरी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो शिकागो में धर्म संसद का आयोजन हुआ था 1893 में। कब हुआ था? 1893 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कब की थी? 1905 में। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई नेरोजी ने अपनी पुस्तक कौन सी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहले धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया था? ये दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। 18 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1875 में अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? तो 1875 में अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां से जुड़ा है। सर सैयद अहमद खां से। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आर्य समाज की और सत्यशोधक समाज की? तो ये देख लेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी और सत्यशोधक समाज के श्रीधर नायडू ने की थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। ब्रह्म समाज देख लेंगे एक बार। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव
फुले ने 1873 में की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो ये कहाँ पे की थी? बम्बई में की थी। कहाँ पे? बम्बई में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सैयद अहमद खान ने 1875 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो अभी बताया किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? फिर वही क्वेश्चन सेम, राजा राम मोहन राय ने। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे, तो ये थे राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका बेलूर मठ में है। 1815 में राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। ये थी आत्मीय सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में शुरू किया गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। में विश्व धर्म संसार 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया है। कहाँ पे बताया था? ये बताया था शिकागो में। 1805 में राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों, प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया? तो ये ब्रह्म समाज के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रह्म। राजा राम मोहन राय ने दरअसल कोई संगठन नहीं किया था, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, लेकिन ऐसा कोई संगठन उनके द्वारा नहीं बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आशा और साहस के अभ्यर्थी में उन्होंने कहा, स्वतंत्रता की लड़ाई में भय एक अक्षम्य विश्वासघात और निराशा एक अक्षम्य पाप है। तो ये कहा था किसने? सरोजिनी नायडू ने। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती सरोजिनी नायडू को चुना गया। वह 1925 में कांग्रेस द्वारा आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आशा और साहस के व्यक्त में उन्होंने कहा, स्वतंत्रता की लड़ाई में भय एक अक्षम्य विश्वासघात और निराशा एक अक्षम्य पाप है। मानवीय राहत सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। तो लखनऊ पैक्ट 1916 के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताया जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया। तो ये आपका लाहौर अधिवेशन था। वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करके पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे तथा इस अधिवेशन के दौरान 31 दिसंबर 1929 को स्वाधीनता का नया स्वीकृत झंडा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम। तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम है प्रसिद्ध एवं कवि एवं खिलाफत नेता के हसरत मोहानी थे। कौन थे? हसरत मोहानी। हसरत मोहानी, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कौन थे? ये थे एक पूर्व प्रसिद्ध कार्यकर्ता थे और कवि थे, खिलाफत नेता हसरत मोहानी थे। इन्होंने अहमदाबाद में 1921 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी। कहाँ पे? ये की थी बॉम्बे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये एलन एक्टिवन होम ने। किसने की थी? एलन एक्टिवन होम ने 28 दिसंबर 1885 को। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इसे दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। ये 1938 में 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी।
एलन एक्टिवेनहोम एक सेवानिवृत्त अंग्रेज ICS अधिकारी ने वर्ष भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। कब किया था? इन्होंने किया था 1884 में। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो महात्मा गांधी जो है वो बने थे 1924 में। बेलगांव कर्नाटक में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता में। दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता में। 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। राष्ट्रीय गान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो वही अभी बताया ना, 27 दिसंबर 1911 में। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके द्वारा मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। एओ होम ने किया था। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में हुई थी। ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है आपका बम्बई में। कहाँ पड़ता है? बम्बई में। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। उसे लखनऊ पैक्ट बोला जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को 1885 से 1905 तक क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है मध्यम। क्या बोला जाता है? मध्यम। भारत राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को उग्रवादी चरण 1885 से 1905 कहा जाता है। प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। स्पष्ट लक्ष्यों के साथ स्थापित इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था जो पश्चिम की उदारवादी और अतिवादी विचारधारा से प्रेरित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो ये की थी बदरुद्दीन तैयबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जो डेल्टा आंदोलन हुआ था उससे वंदे मातरम आंदोलन जाना जाता है। वंदे मातरम आंदोलन 1905 के बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 11 फरवरी 1907 को आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता हरि सर्वोत्तमा राव, पिगला लक्ष्मी नारायण, कासिम धुनीवीरा, मलया बोधी नारायण राव थे। 1907 में बिपिन चंद्र पाल ने विजयवाड़ा और मसूलीपट्टनम की यात्रा की और स्वदेशी और वंदे मातरम की उत्पत्ति और अर्थ पर भाषण दिया। बंगाल में दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा और पीला डिजाइन किया गया था। किसके दौरान? ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान डिजाइन किया गया था। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन का कारण मुख्यतः बंगाल विभाजन के कारण हुआ था। बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो वायसराय ये आपके थे लॉर्ड कर्जन। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो ये आपकी घोषणा की थी 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 में विरोध हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये आपका किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा के पश्चात 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और इन्हीं के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इसी दिन राखी दिवस भी मनाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया। अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ के सिर्फ भारतीय निर्बाध
उठाई गई शपथ के वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है। कौन से आंदोलन को कहा जाता है जिसमें वो क्या था? स्वदेशी आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। इस आंदोलन में स्वदेशी सामानों, कपड़ों, स्कूलों का विशेष रूप से बहिष्कार किया गया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? तो बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो की नीति, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो ये भी सही है, राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना था, बांटो और शासन करो की नीति भी थी, ब्रिटिश राज की शक्ति भी प्रदर्शित करने थे, और लेकिन सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, ये गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी की स्थापना 20 अप्रैल 1844 को हुई थी। 20 अप्रैल 1843 को हुई थी। क्रांतिकारी संगठन रामप्रसाद बिस्मिल किससे संबंध नहीं है? तो रामप्रसाद बिस्मिल जी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित हैं, शिवाजी समिति से संबंधित हैं, मातृ देवी से संबंधित, अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अनुशीलन समिति का मुख्यालय ये है कलकत्ता में। कहाँ है? कलकत्ता में। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 20 अप्रैल 1843 को की गई। 20 अप्रैल 1843 को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई। कब हुई? 1924 में। लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो ये किया था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गदर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य से एक प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका मुख्यालय स्थित था सैन फ्रांसिस्को में, गदर पार्टी का। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? तो मंडी षड्यंत्र आपका हुआ था ये गदर पार्टी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था, गदर पार्टी के नेतृत्व में। हिमालय के मंडी की जनता ने स्थानीय शासक एवं इसके वजीर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से तंग आकर 1914 में 15 ईस्वी में गदर पार्टी के भाई हृदयराम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। निम्नलिखित में से कौन अरविंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा थे? तो ये थे निष्क्रिय प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका। उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था, मारना नहीं था बल्कि बहरे को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शासन की याद दिलाना था। तो ये आपके कौन थे? ये आपके थे B.K. दत्त। कौन थे? B.K. दत्त। वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ? तो वर्ष 1910 में भारत में बस्तर विद्रोह शुरू हुआ। कौन सा? बस्तर विद्रोह। बस्तर विद्रोह के बारे में थोड़ा जान लेंगे। वर्ष 1910 में मध्य भारत में छत्तीसगढ़ में कहाँ से शुरू हुआ? छत्तीसगढ़ से बस्तर विद्रोह की शुरुआत हुई। यह मध्य भारत की बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। इसका नेतृत्व आदिवासी नेता गुंडाधुर और राजा के दीवान के चचेरे भाई लाल करेंद्र सिंह ने किया था। विद्रोह का प्राथमिक कारण जंगलों के उपयोग के संबंध में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां थीं। कौल विद्रोह कब हुआ? 1831-32 में हुआ।
संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। वर्ली विद्रोह 1945 में हुआ। 1910 में बस्तर विद्रोह। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खान को किस जेल में कैद किया गया था? तो काकोरी कांड के बाद अशफाक उल्लाह को फैजाबाद जेल में बंद किया गया था। काकोरी कांड क्या था, इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जाने वाली 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूटा गया था। इसे ही काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था। रामप्रसाद बिस्मिल कहाँ के रहने वाले थे? शाहजहांपुर के। इसमें 4 लोगों के अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह को गिरफ्तार किया फांसी दे दी गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ठीक, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल था। देख लेंगे कौन सी पार्टी का गठन कब हुआ और किसने किया। तो गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। अनुशीलन समिति 1902 में अरविंद घोष एवं पी मित्रा। अभिनव भारत 1904 में विनायक दामोदर सावरकर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1954 में सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। सन 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल की स्थापना की गई? तो ये एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के। होम रूल की स्थापना कब हुई, किसके प्रयास से हुई? तो ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से हुई और 1916 में। 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो ये दी गई थी 1931, 23 मार्च 1931 को। इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता नहीं थे? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, सूर्यसेन थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मारी थी? तो कहाँ? इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने खुद को गोली मारी थी। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक पत्रिका लिखी गई? तो ये लिखी गई थी आपके भगवती चरण बोहरा द्वारा। किसके द्वारा? भगवती चरण बोहरा द्वारा। क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा द्वारा बम का दर्शन या द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया, जिसका शीर्षक हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र रखा गया था। वर्ष 1904 में क्रांतिकारियों की कोपनी समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया गया था। ये किया गया था वी.डी. सावरकर के द्वारा। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये कौन थे? हरदयाल थे। कौन थे? हरदयाल। गदर पार्टी गुलाम भारत के अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता लाला हरदयाल तथा इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? तो ये जतिन दास थे। 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंट के मजिस्ट्रेट थे? तो ये कौन थे? ये थे आपके किंग्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी वीर सावरकर ने। वीर सावरकर ने। निम्नलिखित का मिलान करें। रामप्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, अरविंदो घोष, भगत सिंह। तो भगत सिंह कहाँ किसमें शामिल थे? ये तो सबको पता होगा ना। भगत सिंह किसमें शामिल थे? भगत सिंह शामिल थे अलीपुर बम मामला। अलीपुर बम मामला। तो काकोरी कांड में कौन कौन शामिल था? काकोरी कांड में कौन कौन शामिल था?
चलिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं वो शामिल थे काकोरी कांड से। सूर्यसेन शामिल थे चटगांव शस्त्रागार छापा से। अरविंदो घोष अलीपुर बम मामला था और भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र मामला था। तो ये क्या पहले का दूसरा किसमें बी में, तो आपका बी सही हो जाएगा। और इसके बारे में देख लेंगे। काकोरी कांड 9 अगस्त 1950 को रामप्रसाद बिस्मिल सहित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 क्रांतिकारियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इन्होंने लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को काकोरी में रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। चटगांव आर्मरी रेड सूर्यसेन दा या मास्टर दा ने की थी। पश्चिम बंगाल के चटगांव बंदरगाह पर 18 अप्रैल 1930 को हमला या यही विद्रोह चटगांव छापा के नाम से मशहूर है। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसमें अरविंदो घोष छूट गए और अंग्रेजी भाषा में कर्मयोगी पत्र निकाला। लाहौर षड्यंत्र मामला 1929 को लाला लाजपत की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने पुलिस के अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट की हत्या की साजिश रची, लेकिन गलती से सैंडर्स की हत्या हो गई। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे, तो इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी और सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे, तो ये आपके थे राजा महेंद्र प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता है, गुप्त समाज को मित्र मेला कहा गया। महाराष्ट्र में 1899 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को मित्र मेला कहा जाता था। 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो ये कौन थे, ये थे गणेश घोष की अगुवाई में क्रांतिकारियों ने 18 अप्रैल 1930 को पुलिस शस्त्रागार को लूट लिया था। इसे चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट शुरुआत हो रही महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। देखिए पहला एक क्वेश्चन क्या देगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलान करना है। तो पहला क्या कह रहा है, बारडोली किसान आंदोलन। तो बारडोली किसान आंदोलन कब हुआ था, तो बारडोली किसान आंदोलन हुआ था 1928 में। कब हुआ था, 1928 में। पहले का डी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की थी, तो नोआखली की यात्रा 1946 में की थी। कब की थी, 1946 में की थी। गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया था, तो गांधी जी ने लंगोटी पहनना 1921 से शुरू किया था। और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल कब हुई, 1918 से हुई। तो ये देख लेंगे कौन सा ऑप्शन आ रहा आपका सही, ऑप्शन आ रहा सी। ये घटनाएं याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बारडोली किसान आंदोलन कब हुआ, 1928 में। महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा कब की, 1946 में। गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया, 1921 में। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 में। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली, तो ये कौन था, ये था बारडोली सत्याग्रह के बाद। वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि प्रदान की थी। 1919 में गांधी जी ने किसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया, तो ये था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था, तो ये आपका चंपारण सत्याग्रह जो था ये नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्होंने 1919 ईस्वी में शौकत अली के नेतृत्व में शुरू किया था खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, तो ये क्या थे, परहेज सत्य नहीं है।
चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? चंपारण का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने 1917 में। महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे। मंद औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण, औद्योगिकरण की ब्रिटिश पद्धति, औद्योगिकरण की अमेरिकी पद्धति, तो तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? तो ये पहुंचे थे 1893 में। महात्मा गांधी किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत की गांधी जी के जीवन के एक युग का नाम बन गया? ये लिखा था लुई फिशर ने। किसने लिखा था? लुई फिशर ने। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। महात्मा गांधी ने किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो ये 1893 में। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? तो ये किया गया एक बार सिर्फ, बेलगांव में 1924 में। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह, व्यवसाय, तो ये व्यवसाय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो 1917 में कौन सा हुआ था? चंपारण आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ? चंपारण। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की? तो ये की थी फरवरी 1919 में। फरवरी 1919 में। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की। विकेंद्रीकृत। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक थी क्या? खादी। क्या थी? खादी। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं था? तो ये था मशीनरी, नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी हैं। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव में कुछ शर्तों का पूरा करना है। इनमें से क्या शर्तों में नहीं है? जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना, सही है। भाईचारे की भावना को विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, ये गलत है। इनमें से धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए। यह भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो क्या आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पहुंचे थे? ये पहुंचे थे डरबन में पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? डरबन में। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर नामक बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। तो ये की थी फिनिक्स मठ की स्थापना की थी। फिनिक्स बस्ती की स्थापना की थी और वहाँ पर एक सामुदायिक मठ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से प्रारंभ किया था? तो ये आपका बिहार से प्रारंभ हुआ था चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह दांडी मार्च यात्रा अपने साबरमती आश्रम से शुरू की थी। उन्होंने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च यात्रा शुरू की। यह अंग्रेजों द्वारा लाए गए नमक कानून के विरोध में प्रारंभ किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को 385 किलोमीटर की दूरी चलकर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 12 मार्च 1930 से याद रखेंगे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो ये जलियांवाला बाग नरसंहार। असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त किया था? तो ये आपका चौरा चौरी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।
चौरा चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है एक कस्बा है जहाँ पे 4 फरवरी 1922 को हिंसक घटना घटित हुई थी। किसानों की भीड़ ने यहाँ के एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इस घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया 4 फरवरी 1922 को। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के निलंबित करने के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा दी गई, तो ये 6 वर्षों के लिए। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी जी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था, तो यह नागपुर अधिवेशन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, तो ये 1919 में। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था, तो ये हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। गांधी जी निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 था। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, सितंबर 1920 में। चौरा चौरी भारत के किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। चौरा चौरी की घटना कब हुई? 4 फरवरी 1922 को हुई। चौरा चौरी घटना किस कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? किस जिले में घटी? ये घटी आपकी गोरखपुर में। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो यह आपका प्रस्तावित किया गया अधिकारों का बिल। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण इनमें से कोई नहीं। ब्रिटिश शासन को बुराइयों से दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसरॉय को बताना, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, या फिर फोर्थ ऑप्शन लोगों को पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के कहने हैं। तो किसके लिए ये किसके लिए था सविनय अवज्ञा आंदोलन? ये था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। क्या था? नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी नामक यात्रा के दौरान गांधी जी ने किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित रखने के लिए राजी किया था? ये था कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय। दांडी नामक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय नामक सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। अंग्रेजों के साथ के समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया, तो ये गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया? तो ये सर जॉन आल्सब्रुक साइमन। दांडी मार्च, जिसने साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने के कारण बना? तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में पहली बार आया? तो ये आया था 1928 में। यह आया था 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? ये हुई थी लाला लाजपत राय। 3 फरवरी 1928 को आया था साइमन कमीशन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, विंस्टन चर्चिल प्रतिक्रियावादी उपागम, नमक कर के विरुद्ध। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कर के विरुद्ध में किया गया था। कब? नमक कर के विरुद्ध में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय गांधी जी की 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? तो ये क्या है? ये रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो रुपया डॉलर नहीं था, ये दोनों आपकी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार देख लेंगे 11 सूत्री मांगे कौन कौन सी थी।
पहली क्या, भू राजस्व में 50% की कमी, राजनैतिक कैदियों को रिहा करना, डाक आरक्षण बिल पास किए जाए, नमक कर समाप्त किया जाए, नव कर सरकारी एकाधिकार समाप्त किया जाए, तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए, रक्षात्मक शुल्क लगाए जाए तथा विदेशी कपड़ों पर आयात नियंत्रित किया जाए, रुपये विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे की जाए, सेल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% की कमी की जाए, नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए, गुप्तचर विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो तथा उसे खत्म कर दिया जाए, स्वास्थ्य कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? ये परिणाम था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो ये आपके 6 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। पूना समझौता 1932 इनके मध्य का एक करार था, तो ये पूना समझौता अम्बेडकर और गांधी के मध्य था। पूना समझौता अम्बेडकर और गांधी के मध्य 1932 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये B.R. अम्बेडकर थे। ये B.R. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें प्रथम गोलमेज 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को। और भारत छोड़ो आंदोलन कब क्यों चलाया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो क्रिप्स मिशन की विफलता के फलस्वरूप चलाया गया। क्रिप्स मिशन की विफलता के फलस्वरूप चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? ये दिया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया? ये दिया था महात्मा गांधी ने। 1942 के समय दिया था। यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, उसी के दौरान ये नारा दिया गया था, करो या मरो। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को दिया। कब? 1942। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? तो ये आपका किसके द्वारा? भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन या 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा भारतीय अखिल कांग्रेस समिति के किस सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था? तो ये था आपका अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक में चला गया बम्बई, ग्वालियर। कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया? तो ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांगों को अमान्य कर दिया था? तो किसने किया? कैबिनेट मिशन ने। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में थे, तो ये कौन थे? रक्षा प्रमुख थे। कौन थे? रक्षा प्रमुख। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो ये की थी आपके लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सरहदबंदी रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 में कौन सी लाइन प्रकाशित की गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी? रेड क्लिफ। ये देख लेंगे देश कौन से? डूरंट लाइन किस देश? भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, और मैकमोहन भारत और चीन के मध्य है।
मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। तो ये आपका कौन सा है? शिमला संधि पत्र में किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा यह घोषणा कर दी गई थी कि 30 जून 1948 तक भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता दे दी जाएगी। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके थे सिरिल रैडक्लिफ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी? तो ये रास बिहारी बोस जी ने सौंपी। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग के INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वह है मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में मोइरांग। 13 जून 1943 सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो ये किसके निमंत्रण पर? बारिंद्र कुमार घोष के। निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज शामिल थी? तो आजाद हिंद फौज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शामिल थे। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का अग्रदूत था? तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय फौज। आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में लड़ी। इसका गठन कब किया गया? 21 अक्टूबर 1943 को। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो ये 1943 में की थी, अक्टूबर 1943 में। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति या विभक्त सिद्धांत को लागू किया, जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर पड़ा? तो ये कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? तो ये अवध को। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता है? तो ये वर्ष 1878 था। ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालीन जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो ये पहली 1881 में। पूर्णकालिक आधुनिक समकालीन जनगणना 1881 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून पारित किया था। तो किस वर्ष में कानून पारित किया था? ये आपका पारित किया था 1829 में। जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया? ये 1909 में। कब? 1909 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? तो स्थायी उपनिवेश की शुरुआत जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया। ये इलाहाबाद तक चले गए। कहाँ तक? इलाहाबाद तक। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के प्रमुख कार्य देख लेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति 1882, प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881, प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत 1881, स्कूली शिक्षा हंटर कमीशन 1882, एल्बर्ट बिल विवाद 1883, अकाल संहिता की स्थापना 1883। लॉर्ड लहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? तो ये हुआ था सतारा। कौन? सतारा। लॉर्ड लहौजी की अवध को कब कब्जे में लिया? तो अवध को कब कब्जे में लिया? 1857 में। कब लिया? 1857 में। सॉरी मैंने इसमें कुछ गलत बता दिया क्या? लॉर्ड लहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? तो 1856 में। 1857 में इसी का विद्रोह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ की गई थी। विभिन्न समाचार पत्र देख लेंगे। द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक श्रीमती एनी बेसेंट है। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हैंड्स फॉर सेल्फ कर्जल नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लाला हरदयाल ने लिखी है। लंदन से इंडियन सोशलिस्ट का प्रकाशन किसने किया? तो ये किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुंवर वैंकूवर से द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो ये तारकनाथ दास थे। कौन थे? वो जीडी कुमार थे। जीडी कुमार ने इंडिया हाउस लंदन की तर्ज पर वैंकूवर कनाडा से स्वदेश सेवक होम की स्थापना की थी। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र के प्रकाशित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक हैं? तो ये हैं आपके दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये की आपकी मोहनदास करमचंद गांधी ने। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। मोहनदास करमचंद गांधी की बुक देख लेंगे कौन कौन से हैं। एक तो महात्मा गांधी जी की बुक है हिंद स्वराज, यंग इंडिया, हरिजन। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? तो ये थे आपके मोहम्मद इकबाल। कौन थे? मोहम्मद इकबाल। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यंग इंडिया महात्मा गांधी, केसरी या गीता रास बाल गंगाधर तिलक, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से स्वतंत्र नामक समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मोतीलाल नेहरू। द ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? तो ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की? तो भारत में वंदे मातरम अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया? तो 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था जस्टिस रानाडे ने। जस्टिस रानाडे। राजा जी के नाम से कौन जाना जाता है? तो राजा जी के नाम से जाने जाते हैं श्री राजगोपालाचारी। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो दिल्ली किसने दिया था? प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था? यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था 1944 में। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले कौन थे? ये भी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। देशबंधु किसको कहा जाता है? देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास। भारत में भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत में भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। लव कोकिला या लव महिला इंदिरा गांधी को। भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल पीटी उषा को। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो
लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा चंद्रशेखर आजाद ने दिया था। वो सॉरी इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने। नेक्स्ट, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। दिल्ली चलो, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं आजाद रहेंगे चंद्रशेखर आजाद। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई? तो लोकमान्य की मानद उपाधि किसको दी गई है? ये दी गई है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न आजाद शत्रु। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी? तो ये गुरुदेव की उपाधि दी थी 1913 में गीतांजलि के लिए। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग आज़ादी पार्क नाम दिया गया, ये कहाँ है? ये विक्टोरिया पार्क है मेरठ में। 1857 की क्रांति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल था। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता तथा बहादुर शाह पार्क बांग्लादेश में स्थित है। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर एडविन लुटियंस था। सबसे पहले अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन वहां व्याप्त अराजकता के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1912 में स्थानांतरित की गई। राजधानी के लिए दिल्ली को विकसित करना था, जिसके लिए अंग्रेज डिजाइनर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को यह कार्य सौंपा गया। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए, कंटेंट आपको अच्छा लगे, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।